तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आज हम आए हैं नए लेक्चर के साथ। इसमें जानेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, आज एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, यानी कि एनाटॉमिकल जो भी टर्म आते हैं किस तरीके के होते हैं। जैसे कि एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं वह पोजीशन के आधार पर उनका हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं। अगर ये टर्म अगर आपको याद नहीं रहेगा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि देखे होंगे, अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं जैसे राम यहाँ जाता है, तो ये जो लाइन लिखे हैं आपको हिंदी आता होगा। हिंदी के कभी र पढ़े होंगे, आकार पढ़े होंगे, म पढ़े होंगे, इस तरीके से ये बात पढ़े होंगे, इसीलिए आप ये बातें पढ़ रहे हैं। उसी तरीक़ा से एनाटॉमी का ये जो बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक को पढ़ने के लिए इसका वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो वही जान रहे हैं एनाटॉमिकल वर्ड के बारे में। तो जैसा कि पोजीशन के आधार पर इसमें आपको, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे हम, एनाटॉमिकल पोजीशन आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया, ये एक वर्ड एनाटॉमी में पता होना चाहिए। उसके बाद फिर सुपाइन पोजीशन पता होना चाहिए। सुपाइन पोजीशन का भी आप हॉस्पिटल में कुछ काम करेंगे, अगर कहेगा इनको सुपाइन पोजीशन में लेटाइए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये पूरे बात पढ़ना ही है। उसके बाद होता है प्रोन पोजीशन पता होना चाहिए। प्रोन पोजीशन के बाद आता है लिथोटोमी पोजीशन। ये सभी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये सब क्या क्या है। तो इस तरीके से ई पोजीशन के बारे में जानने के बाद आपको पता होना चाहिए प्लेन्स के बारे में। प्लेन जो वर्ड है, इमेजिनरी प्लेन मतलब क्या पता चल रहा है कि कुछ इमेजिनरी, कुछ लाइन के बारे में बातें हो रही है, तो इसमें लाइन के बारे में ही बताया जाता है। तो प्लेन बहुत अलग अलग तरह के प्लेन होते हैं, जैसे कि मेडियन प्लेन हो गए, मेडियन प्लेन। फिर उसके बाद सेजाइटल प्लेन होते हैं, मेडियन प्लेन, सेजाइटल प्लेन। ये सब आपको पता नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एनाटॉमी पढ़ना। तो हम समझ रहे हैं कि यह फंडामेंटल बातें जान रहे हैं, यानी कि वर्ड याद कर रहे हैं। एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम वर्ड याद कर रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये सब जानेंगे। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन पता होना चाहिए। फिर उसका देखेंगे हम ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन के बाद जानेंगे हम कार्डिनल प्लेन। ये सब पता होना चाहिए कौन कौन सा प्लेन है। ये सब वर्ड आपको इतना सारा याद रहे तब आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक अदर आता है फंडामेंटल पोजीशन। ये पोजीशन में ही आता है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरीके से इतनी बातें आपको पता होना चाहिए ये वर्ड मीनिंग में याद रखने में। अब उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पर है टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक, नेक एंड फेस। जैसा कि हमारा ट्रंक पार्ट जानते होंगे, नेक पार्ट जानते होंगे, फेस। तो ट्रंक हमारा जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला पार्ट से लेकर एब्डोमेन से ये जो देख रहे हैं इस तरीके के पार्ट, लगभग इस पार्ट से ऊपर तक के हम क्या क्या नाम कहते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, एनाटॉमिकल टर्म। तो ये सब जानेंगे। उसके बाद हम टर्म जानेंगे कुछ, जो कि पहले इसमें देख लेते हैं टर्म कौन कौन चीज़ के बारे में इसमें जानेंगे। तो हम जानेंगे जैसा कि वेंट्रल टर्म क्या होता है, ये सब नाम से पता चल जाएगा। तो इसमें जानेंगे टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक। उसके बाद हम टर्म जानेंगे जो कि अपर लिम्ब, रिलेशन टू अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हम कौन कौन टर्म को यूज करते हैं। अपर लिम्ब के बाद जानते होंगे कि क्या टर्म आएगा, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में क्या क्या वर्ड हमको जानना है, और लोअर लिम्ब के बाद टर्म जानेंगे ये चीज़ जो कि यहाँ पर है कि कंपैरेटिव के बारे में तुलना करा जाए तो वो चीज़ को। तो अब यही सब टर्म को हम समझते। तो सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन के बारे में देख लीजिए। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में ये सब पोजीशन है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं एनाटॉमिकल पोजीशन पता होना चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सीधे एक कोई भी पर्सन खा रहा है, हाथ दोनों देख सकते हैं हैंड किस तरीके से है, और यहाँ पर पैर सटा होना चाहिए और पूरा फेस सामने की तरफ रहना चाहिए। तो यही एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो वही लिखा हुआ है कि पूरे चीज़ पाम फेसिंग रहना चाहिए, और ये पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन आप समझ गए। फिर उसके बाद सेकेंड आता है पोजीशन व सुपाइन
सुपाइन पोजीशन आता है। तो सुपाइन पोजीशन देख रहे हैं कि एक कोई भी पर्सन अगर आगे की तरफ पूरा पीठ के बल सोना ही सुपाइन पोजीशन कहलाता है। तो वही है कि बैक जो आर्म होते हैं उसको साइड में रखता है और पाम फेसिंग अपवर्ड्स, वह आगे की तरफ हथेली किया हुआ है। तो इस तरीके के ये सुपाइन पोजीशन होता है। पता होनी चाहिए सुपाइन पोजीशन क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है और प्रोन पोजीशन क्या होता है। प्रोन पोजीशन नाम से देख पता चल रहा है कि ये पीठ के बल सो रहा है, तो ये इसी को कहते हैं, यानी कि पर्सन लाइंग ऑन हिज हर फेस चेस्ट एंड एब्डोमेन इज सेड टू बी प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन हो इसी को कहते हैं पीठ के बल सोना। हाथ जैसे हो नॉर्मल रखिए उसी को, तो प्रोन पोजीशन समझ गए। सुपाइन पोजीशन पीठ के बल सोना, प्रोन पोजीशन नीचे की ओर सोना। लिथोटॉमी पोजीशन का तो इस तरीके के, ये खासकर बेबी डिलीवरी में इस तरीके का पोजीशन किया जाता है। चाहे वेजाइनल या कोई भी चीज़ जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको देखभाल कर मतलब कुछ किया जाता है तो लिथोटॉमी पोजीशन में करा कर। तो ये पोजीशन के टर्म में आप लिथोटॉमी, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में जान गए। तो इस तरीके के हम एनाटॉमिकल, सुपाइन, प्रोन, लिथोटॉमी पोजीशन जान लिया। अब मेडियन प्लेन समझ जाइए। तो मेडियन प्लेन होता है अगर कोई भी बॉडी है उसको पूरे बीच से कट करना कि बराबर दोनों बॉडी में बट जाए। जैसा कि ये देख रहे हैं पूरे बीच से हम कट किए तो पूरा सेम टू सेम बट गया, तो इसी को मेडियन या मिड सेजाइटल प्लेन कहते हैं। तो ये टर्म तो समझ गया मिड सेजाइटल या मेडियन प्लेन क्या कहते हैं। उसका सेजाइटल प्लेन होते हैं बीच के अलावा अगर बॉडी को कहीं से भी हम कट करेंगे, जैसा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इसको सेजाइटल प्लेन कहते हैं। लेकिन बीच से छोड़कर देख सकते इसी तरीक़ा से कट करते हैं तो उसी को सेजाइटल प्लेन कहते हैं। तो प्लेन एक तरीके के इमेजिनरी हम अपना से ये कहते हैं, प्लेन एक इमेजिनरी लाइन होता है। तो प्लेन, सेजाइटल प्लेन और मेडियन प्लेन समझ गए, तो मेडियन सेजाइटल प्लेन जान गए। इसी को हम मिड सेजाइटल प्लेन कहते हैं, नाम से पता चल रहा है सेजाइटल प्लेन के मिड देख सकते हैं। तो इस उसके बाद है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। बॉडी को इस तरीके से कट करते देख सकते हैं। ये किस तरीके से कट किया, ये आदमी खड़ा है और इसको चक्कू मतलब से इस तरीके से काट दीजिए कि इसका ऊपर भाग और नीचे भाग बच जाए। जैसे यही है, इसको हम इधर से अगर कट कर दिए ब्लेड से तो ये जो इस तरीके से कट किए थे उसके हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स सेक्शन कहेंगे और इसी को इमेजिनरी लाइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। तो ये भी आप समझ गए प्लेन। ऑब्लिक प्लेन क्या कहते, तो ऑब्लिक प्लेन यहाँ पर देख रहे ऑब्लिक प्लेन के बारे में है कि एनी अदर प्लेन देन द कोरोनल, ट्रांसवर्स एंड मिड सेजाइटल प्लेन को हम ऑब्लिक प्लेन कहते हैं। कोई भी प्लेन अगर ये तीनों के अलावा किसी भी तरीक़ा से कट करते हैं, जैसे ये है हम इसको इस तरीके से कट कर दिए देख सकते, अगर ऐसे कट करेंगे ऐसे ऐसे किसी तरीक़ा से ये तीनों प्लेन के छोड़कर अगर हम कट करते हैं तो वह कहलाता है ऑब्लिक प्लेन। तो ऑब्लिक प्लेन भी समझ गए, तो ये टर्म बस आसान है समझना है। कार्डिनल प्लेन आता है। कार्डिनल प्लेन है कि इफ एनी प्लेन ट्रांसवर्स द बॉडी ऑफ द बॉडी। अब कार्डिनल प्लेन इस तरीके से, जैसा कि हम इस तरीके से ऐसे तो काट दिए, इसको बीच से भी हम काट दिए, तो कार्डिनल प्लेन ये होता है। जैसा कि कोई आदमी खड़ा है उसको ऐसा काटिए, देख सकते हैं कि आधा कान इधर हो जाए आधा कान इधर हो जाए, तो इसी को हम कहेंगे ये वाला कार्डिनल प्लेन। तो कार्डिनल प्लेन से रिलेटेड टर्म को आप समझ ही गए, तो आप पूरे टर्म समझ गए, तो उम्मीद करते ये सब समझ में आ रहा होगा। तो इसी को हमने इस तरीके से नोट्स भी किया हुआ है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने बताने की कोशिश किया, जैसे पोजीशन के आधार पर। फिर उसके बाद हमने ये भी प्लेन में बताया कि अलग अलग तरह के प्लेन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म आते हैं, तो अभी देखे हैं प्लेन से रिलेटेड। उसके बाद हम अब आते हैं अदर टर्म्स, जैसे कि फंडामेंटल पोजीशन क्या होता है कि यह एनाटॉमिकल पोजीशन ही होता है, लेकिन जो हथेली होता है वह एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रखते, तो वही फंडामेंटल पोजीशन कहलाता है। तो ये भी समझ गए फंडामेंटल पोजीशन। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होता है कि द पॉइंट वेयर थ्री कार्डिनल प्लेन्स इंटरसेक्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि एक तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीन तरह के कार्डिनल प्लेन होते हैं, वह इंटरसेक्ट करते हैं बॉडी में। जैसा कि यही कोई बॉडी है, इसको तीन भाग में कट करेंगे, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे किसी तरीक़ा से जहाँ पर तीनों पॉइंट मिलेगा तो उसी को हम ये कहेंगे सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो ये टर्म समझ गए। अब हम जैसा कि यहाँ पर बताया है कि जो टर्म होते हैं अब जानेंगे हम। यहाँ पर बताए हैं कि टर्म यूज्ड इन ये रिलेशन टू ट्रंक, नेक एंड फेस। ये तीनों से रिलेटेड टर्म इस क्या क्या आते हैं टर्म वो समझना है।
तो टर्न, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं पहला कि सबसे पहले वेंट्रल और एंटीरियर क्या कहते हैं। ये कौन कौन चीज़ देख रहे हैं, ट्रंक, नेक एंड फेस से रिलेटेड टर्म को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंक, नेक और फेस आप समझते होंगे। तो वेंट्रल और एंटीरियर किसको कहेंगे, नाम से सब पता चलेगा कि वेंट्रल होता है सबसे हमारे जो माउथ वाला पार्ट की ओर देखते हैं तो इसी को वेंट्रल कहते हैं। जैसा कि ये बेचारा आगे ताक रहा है तो इसका इधर वाला सर जो देख रहा है ये वेंट्रल कहलाता है। तो ये सब बात जानते होंगे, बहुत आसान है। उसी के पीछे जो देखेंगे पिट्ठी जो होता है, पीठ होता है, वह डोर्सल होता है। तो वेंट्रल को हम एंटीरियर भी कहते हैं और डोर्सल को पोस्टीरियर भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये टर्म, डोर्सल को पोस्टीरियर, वेंट्रल को एंटीरियर कहते हैं। उसके बाद आता है मेडियल प्लेन, यानी कि क्लोज टू मेडियन प्लेन, पूरा बीच वाला भाग को हम मेडियल भाग कहते हैं। लैटरल नाम से पता चल रहा है कि जो लैटरल वाला इस तरीके के भाग को लैटरल कहते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं ये सब लैटरल वाला भाग है। आगे वाला भाग को हम जान ही गए कि एंटीरियर का, तो इसी को वेंट्रल नाम है। पीछे वाला को हम कहते हैं डोर्सल, या इसी बहुत आसान है टर्म। प्रॉक्सिमल या क्रेनियल या सुपेरियर। प्रॉक्सिमल का अर्थ है हम ट्रंक, नेक और फेस। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि इसके नज़दीक वाला जो आएगा भाग, जैसे इसका हम क्रेनियल वाला देख रहे हैं तो नेक इसके करीब जो भी भाग आएगा वह प्रॉक्सिमल कहलाता है। इससे जो जितना दूर रहेगा वो कहलाएगा इसका डिस्टल वाला भाग। तो प्रॉक्सिमल का उल्टा डिस्टल हो गया, क्रेनियल का कॉडल, सुपेरियर का इन्फीरियर। तो समझ में आ गया ये टर्म। अगर इस तरीके से टर्म कहा जाएगा, जैसा कि ये देख रहे हैं, इसका ये भाग हम मान लेते हैं कि चेस्ट है और हम इसका थाई देखते हैं। तो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन होगा इसका, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल पार्ट इसका चेस्ट हो जाएगा और थाई हो जाएगा डिस्टल पार्ट। तो ऐसे ही टर्म समझ में आना चाहिए कि प्रॉक्सिमल, क्रेनियल, सुपेरियर क्या होता है। तो बस अर्थ मतलब रखिए। और सुपरफिशियल का नाम से पता चल रहा है कि स्किन से रिलेटेड, यानी कि बाहर के सरफेस की वाला जगह को हम सुपेरियर कहते हैं। सुपेरियर टर्म पता होना चाहिए। सुपेरियर टर्म, सुपरफिशियल टर्म समझ गए। डीप क्या होता है, यानी कि स्किन, जैसे ये हमारा स्किन है, इसके अंदर वाला भाग जो डीप होता है, गहरा होता है, उसी को हम डीप कहते हैं। तो वही है कि डीप इज अवे फ्रॉम स्किन या अवे फ्रॉम द स्किन या बॉडी सरफेस। और इप्सिलैटरल इज वन ऑफ द सेम साइड एज अनदर स्ट्रक्चर। इप्सिलैटरल होता है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द एज अनदर स्ट्रक्चर, यानी कि जैसा कि ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं नस, अगर यही नस अगर इस साइड प्रेजेंट होता तो हम इसी को कहते हैं इप्सिलैटरल है। तो इप्सिलैटरल टर्म समझ गए कि जो दोनों साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सेम स्ट्रक्चर, तो वही इप्सिलैटरल टर्म कहलाता है। इप्सिलैटरल के बाद आता है यहाँ कॉन्ट्रालैटरल इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर है कि अपोजिट साइड, इप्सिलैटरल में मतलब है सेम साइड और यहाँ पर अपोजिट साइड। तो उस समय हमने इस तरीके से बताया था, सेम साइड में जो होता है वह इप्सिलैटरल कहलाता है। से कॉन्ट्रालैटरल होता है अपोजिट साइड, सेम स्ट्रक्चर। जैसा कि यहाँ पर हम उस समय एक थोड़ा सा गलती किए थे, तो उस तरीके से ध्यान रखेंगे। सेम स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर एक सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है और सेम स्ट्रक्चर इस साइड भी है। तो इस तरीके से सेम स्ट्रक्चर है तो वह इप्सिलैटरल कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अगर इसके अपोजिट साइड में है तो उसको हम कॉन्ट्रालैटरल कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गया, खुद से भी आप यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हैं, आसान टर्म है। उसके बाद इनवैगिनेशन तो बहुत आसान इन्वेजिनेशन और तो इन से नाम पता चल रहा है कि अंदर कोई चीज़ का होना और इव मतलब होता है कोई चीज़ का बाहर होना। जैसा कि हम इस तरीके से, ये हमारा सपोज कर लेते हैं माउथ है और इस तरीके से जो गड्ढा देख रहे हैं ये कोई चीज़ ना कोई चीज़ को तो लेगा ही। तो ये गड्ढा जो प्रोजेक्शन हो रहा है, इस तरीके से प्रोजेक्शन अंदर की ओर, इसको इन्वेजिनेशन कहेंगे। तो ये टर्म समझ में आ ही गया। इवैगिनेशन या इवैजिनेशन होता है आउट, यानी कि प्रोजेक्शन आउटसाइड हो। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर था, देख सकते हैं। अब यही आउटसाइड हो जाएगा तो ये इसी को हम इवैगिनेशन कहते हैं। तो बहुत आसान टर्म सब है। ये तो देखे हैं हम, ये तीनों से रिलेटेड, यानी कि ट्रंक, नेक एंड फेस से रिलेटेड इतना टर्म आपको समझना है। और इतना टर्म समझने के बाद हम देखेंगे इसमें कि अपर लिम्ब से रिलेटेड कौन कौन टर्म आते हैं। अपर लिम्ब,
अपर लिम्ब मतलब जान ही रहे हैं कि हैंड से रिलेटेड हो गया, हैंड दोनों हाथ को ही हम अपर लिम्ब कहेंगे। तो इसमें भी सब अब बहुत आसान है, जैसा कि वेंट्रो और एंटेरियर क्या कहते हैं, यानी कि इस फ्रंट एस्पेक्ट्स। जैसा कि यहाँ पर हमारा हैंड देख रहे हैं, ये हैंड वाला ऊपर के पार्ट जितना भी देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट ये वेंट्रो या एंटेरियर कहलाता है। और यहीं पर इसके ये मतलब वेंट्रो या एंटेरियर पार्ट है, इसी के पीछे वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट डॉर्सल या पोस्टीरियर कहलाता है। तो बहुत ही इजी टर्म सब है, समझने में कोई भारी नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। उसके बाद मेडियल बॉर्डर क्या होता है, तो मेडियल बॉर्डर जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सब स्ट्रक्चर जैसे किसी में आप देखकर बहुत समझ सकते हैं। जैसा कि ये कहलाता है मेडियल डॉलर, मतलब मेडियल जो बॉर्डर है वो कहलाता है इस तरीके से, जो इसके आप इस साइड हो। और वहीं पर है कि लाइज अलोंग दी लिटिल फिंगर, फोर आर्म एंड आर्म से रिलेटेड जो आता है बॉर्डर, इसी को हम मेडियल बॉर्डर कहेंगे। लेटरल बॉर्डर कहलाता है कि इसके थंब और लेटरल यानी कि इस साइड अगर बात करें तो इधर वाला, जैसा कि मेडियल बॉर्डर ये है, देख सकते हैं ये वाला पार्ट। और उसके बाद जैसे कि हाथ देख रहे हैं, तो ये हैंड्स के इस साइड जो देख रहे हैं यहाँ पर लिटिल फिंगर देख रहे हैं, ये मेडियल हो गया। और इस साइड देखेंगे जो बॉर्डर है, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर है ना, और फिर इस साइड भी बॉर्डर है, तो इस साइड के बॉर्डर को हम कहते हैं लेटरल बॉर्डर, इस साइड बॉर्डर को हम कहेंगे ये मेडियल बॉर्डर। तो समझ में आ रहा होगा, सब टर्म आसान है। प्रोक्सिमल तो बात हम देख ही लिए, प्रोक्सिमल यानी कि जो बहुत ही निकट हो उसी को प्रोक्सिमल हम पार्ट यहाँ पर कहते हैं। तो प्रोक्सिमल इज क्लोज टू रूट ऑफ लिम्ब, प्रोक्सिमल क्लोज टू रूट ऑफ लिम्ब। रूट ऑफ लिम्ब क्या स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये रूट ऑफ लिम्ब है, इसके नज़दीक जो पार्ट रहेगा वही पार्ट क्या कहलाएगा, प्रोक्सिमल कहलाएगा। और इसी रूट जैसा कि कंधा वाला भाग को कहते हैं, हाथ से जो जुड़ा हुआ है। और रूट ऑफ लिम्ब समझ गए, प्रोक्सिमल जान गए, और इसके इधर वाला भाग को जो थोड़ा डिस्टेंस पर हो उसको डिस्टल एंड कहेंगे, यानी कि डिस्टल कहेंगे। तो यह डिस्टल इज अवे फ्रॉम रूट। तो ये सब टर्म समझ रहे, यही सब एनाटॉमिकल टर्म है जो कि समझना है। फ्लेक्सर एस्पेक्ट्स क्या कहलाता है, तो फ्लेक्सर एस्पेक्ट्स, उससे पहले फ्लेक्सर तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पामर इज एस्पेक्ट फ्रंट ऑफ पाम, यानी कि जो ये हथेली देख रहे हैं, ये हथेली के इधर वाला भाग को हम पामर कहेंगे। और उसके बाद है एक डॉर्सल, जो कि हाथ की इस बैक साइड को हम ये चीज़ कहेंगे, इसका नाम डॉर्सल है। पामर डॉर्सल समझ रहे, यही सब टर्म एक तरीके से वर्ड याद करें, जो कि बहुत आसान वर्ड है। फ्लेक्सर टर्म एस्पेक्ट इज फ्रंट ऑफ अपर लिम्ब, जैसे कि अपर लिम्ब हमारा ये है, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं, इसका फ्लेक्सर पार्ट ये कहलाता है, ये साइड वाला। और उसी के पीछे वाला देखेंगे, आगे का जो स्किन वाला पार्ट देख रहे हैं हाथ का, वो फ्लेक्सर कहलाता है। और पीछे वाला भाग देखेंगे, इसको एक्सटेंसर कहते हैं, बैक ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के जैसा कि ये फ्लेक्सर और ये है एक्सटेंसर, ये फ्लेक्सर ये एक्सटेंसर, तो आसान टर्म है। तो अपर लिम्ब से रिलेटेड हमने टर्म जान लिया। उसी तरीक़ा से सिमिलर लोअर लिम्ब है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बस समझना, जैसा कि मेडियल बॉर्डर हमारा बॉडी को कट करते हैं, तो मेडियल बॉर्डर किस तरीके से आता है, जैसा कि मेडियल बॉर्डर ये है ना, तो इस साइड के जो देख सकते हैं ये वाला भाग देख रहे हैं, ये भी आखिरकार बॉर्डर ही तो है। ये वाला बॉर्डर को हम कहते हैं मेडियल बॉर्डर, और लोअर लिम्ब के ये वाला बॉर्डर को हम कहेंगे ये मेडियल के बाद लैटरल कह दे, या इसी का नाम यहाँ लैटरल बॉर्डर है तो वो कहेंगे लैटरल बॉर्डर। टर्म समझ में हम लोग को आ गया मेडियल, तो यही है। पढ़ सकते हैं कि लाइज अलोंग द बिग टो, जो पैर की बड़ी उंगली होती है, देख सकते हैं जैसा कि बिग टो ये है ना, तो ये बड़ी उंगली है, तो इसके ही साइड ये मेडियल बॉर्डर दिखाई तो दे ही रहा है, तो इसी को कहते हैं। तो वही है, मेडियल बॉर्डर लेग एंड थाई की साइड होते हैं, मतलब। फिर उसके बाद है कि लैटरल बॉर्डर समझ गया कि लिटिल टो की ओर जाता है, और लेग्स एंड ये भी थाई से ही रहता है। फ्लेक्सर तो देख लिए, फ्लेक्सर पार्ट को थोड़ा समझना है, जो आगे वाला पार्ट होता है फ्लेक्सर कहलाता है, जैसे ये वाला, इसका ये वाला भाग फ्लेक्सर है, और इसका पीछे वाला जो होता है, मतलब बटक के साइड वाला ये पैर वाला जो स्किन, वे कहलाता है एक्सटेंसर वाला, इस एक्सटेंसर एस्पेक्ट्स। तो समझ गए फ्लेक्सर, बहुत आसान टर्म है।
उसका टर्म रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म आते हैं, वो जानेंगे। हम अलग अलग तरीके से बॉडी को मूवमेंट कराते हैं, तो वो मूवमेंट कराते हैं या करते हैं मूवमेंट, तो वो मूवमेंट बहुत सारे टर्म भी होते हैं, वे एनाटॉमिकल टर्म होते हैं। तो उससे पहले हम ये बात जान लेते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है, एंगुलर और मतलब स्पेशल और रोटेशन मूवमेंट क्या होता है। तो उसी को यहाँ पर पहले थोड़ा पढ़ लेते, तब हम अलग अलग तरीके जानेंगे। तो ग्लाइड जो होते हैं यानी कि टर्म रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि ये जनरल साइनोवियल जॉइंट्स में होते हैं। जहाँ पर साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं प्रेजेंट, वहीं पर हम मूवमेंट कोई भी चीज़ का करते हैं, बॉडी के कोई भी बोन का। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स क्या होता है, तो रिलेटिवली फ्लैट सरफेसेस मूव बैक एंड फोर्थ एंड फ्रॉम साइड टू साइड with respect to one another, the angle between articulating bones does not change significantly। यानी कि ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होते हैं वह पीछे की साइड जो फोर्थ होता है हमारा बोन, उसी से वह मूव होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। मूवमेंट तो होता है साइड टू साइड, और एंगल जो होते हैं एकदम मतलब डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, उसका एंगल चेंज नहीं होता। जैसे हमारा जो रिब्स का बोन है, फोर्थ पेयर ऑफ रिब्स, वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो मूवमेंट करते ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होते हैं। तो ये फ्लैट सरफेसेस पर होते हैं, इससे एंगल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा समझ गया। एंगुलर मूवमेंट्स के बात करते हैं, तो एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स डिक्रीज और इंक्रीजेज, यानी कि एंगुलर मूवमेंट में होता है, अगर हम इस तरीके से देख सकते घुमा रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा एंगुलर मूवमेंट हुआ। फिर हम इस तरीके से जो किए तो ये भी, तो एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन डिक्रीज और इंक्रीज होता है, तो वही एंगुलर मूवमेंट कहलाता है। जैसे ये वाला है, इस तरीके से हम मूवमेंट कराए तो ये एंगल कहीं ना कहीं तो कौन बना रहा है, तो वही है कि इन फ्लेक्शन हम टर्म देखेंगे, देयर इज डिक्रीज्ड इन बिटवीन आर्टिकुलेटिंग और बोन होते हैं एंड एक्सटेंशन होता है, वह इंक्रीज इन एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन। जैसा आर्टिकुलेटिंग बोन ये वाला, जैसा कि आर्टिकुलेटिंग बोन कहीं पर भी जो दो बोन जुड़े रहते हैं वही आर्टिकुलेटिंग बोन कहलाता है। तो आर्टिकुलेटिंग बोन जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से हम इसको फ्लेक्शन कहते हैं, फ्लेक्शन करते हैं पहले हम। तो ये आर्टिकुलेटिंग है, तो इस तरीके से किए तो देख सकते हैं ये फ्लेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये बोन तो मतलब एंगल कम ही तो रहा है, तो इसी को हम कह देते हैं यहाँ पर फ्लेक्शन, यानी कि इसको एंगुलर मूवमेंट। और यहीं पर इस तरीके से हम मूवमेंट कर देते तो देख सकते हैं एंगल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यही छोटा छोटा टर्म है, वर्ड याद रखना है ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है। और ग्लाइडिंग मूवमेंट के बाद आता है मूवमेंट, वह टर्म आता है एंगुलर मूवमेंट देख लीजिए, ग्लाइडिंग मूवमेंट भी देख ही लीजिए। फ्लेक्शन टर्म समझ ही गए होंगे, फ्लेक्शन के बाद ये भी टर्म समझ गए, मतलब एक्सटेंशन टर्म। और लैटरल फ्लेक्शन होता है कि हम इस तरीके से करते, जैसे कि लैटरल हो गया मूवमेंट ऑफ ट्रंक साइड वेज टू राइट और लेफ्ट द वे, मतलब जो रिस्ट होते हैं उसी के बारे में यहाँ पर कर रहा है कि ये जो इस तरीके से कि ये वे लैटरल हो गए, लैटरल इस तरीके से इस तरीके से, वे लैटरल फ्लेक्शन कहलाता है। ये तो टर्म अभी अच्छा समझेंगे। और यहाँ पर एडक्शन, एडक्शन का मतलब होता है कि जुड़ना, और एबडक्शन मतलब होता है कि दूर जाना। जैसे कि हमारा बॉडी ये वाला पार्ट देखे हैं, कोई भी बॉडी के मूवमेंट, ये मेडियल प्लेन हम देखे हैं, जो यहाँ पर प्लेन देखे हैं, मेडियल प्लेन की तरफ कोई भी अगर मूवमेंट है, यानी कि इस तरीके या इधर की तरफ कोई भी मूवमेंट हो तो उसको एडक्शन कहते हैं। और इस तरीके से बॉडी से दूर जाए तो एबडक्शन कहते हैं। कोई भी जैसे टांग इधर करेगा, चाहे ये हाथ इधर करेगा, जैसा कि अगर यहाँ पर एडक्शन एबडक्शन यहीं से समझ सकते हैं टर्म। जैसा कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये हाथ अगर इस साइड करता है, जैसा कि ये हमारा हाथ है, हम यहाँ पर जो हमारा मेडियल लाइन है उसे हम दूर कर रहे हैं, तो ये इस तरीके के मूवमेंट को हम कह देंगे एबडक्शन, एब्डोमेन वाला एबडक्शन। और हम अपना इधर पेट की तरफ लाएंगे तो इसको एडक्शन कहेंगे, मेडियल प्लेन की तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं वो टर्म बताया हुआ है, देख सकते हैं हम इधर की तरफ लाएंगे अपना मेडियल प्लेन की तरफ, तो यह एडक्शन कहलाता है। देख सकते हैं हाथ उधर था, इधर लाया तो यह कहला गया एडक्शन, और इसको इधर किए तो इसको हम एबडक्शन कहेंगे। तो आसान है ये टर्म। अब स्पेशल मूवमेंट्स में अलग अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं, जैसा कि ये कहाँ पर आता है, सर्टेन जॉइंट्स पर ही होते हैं, जैसे प्रोनेशन, सुपाइनेशन एट रेडियो अल्नार जॉइंट्स, फिर प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन एट टेम्पोरल एंड, जो मतलब
टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट्स, इन्वर्जन एंड इवर्जन एट सब टेलर जॉइंट्स, यानी कि सब टालर जो जॉइंट होते हैं वहाँ सब पर होते हैं ये सब तरह का स्पेशल मूवमेंट। तो ये भी प्रोनेशन ये टर्म समझ गए होंगे। रोटेशन तो सब जानते हैं कि ये बोन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जैसा कि ये हमारा बोन का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है तो इसके अराउंड घूमता है। जो इस तरीके से मूवमेंट हम देख रहे हैं तो गोल गोलाई हाथ को करेंगे तो वही मूवमेंट क्या कहलाएगा, यानी कि रोटेशन कहलाएगा उसको। तो रोटेशन बहुत आसान टर्म है। तो रोटेशन दो तरीके से होता है, एक मेडियल रोटेशन और एक होता है लैटरल रोटेशन। मेडियल रोटेशन एंटीरियर सरफेस ऑफ अ बोन ऑफ लिम्ब इज टर्न टुवार्ड द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ अगर रोटेशन हो तो वह कहलाता है मेडियल रोटेशन। और वहीं पर अगर लैटरल रोटेशन हो, इस तरीके से हम कर रहे हैं तो ये हमारा मेडियल लाइन से दूर जा रहा है तो यह लैटरल रोटेशन कहलाता है। तो सब इजली टर्म सब समझ सकते हैं, इजी टर्म है ही। अब सबसे पहले अपर लिम्ब के बारे में जानेंगे, उसी तरीक़ा से हम लोअर लिम्ब के बारे में भी जानेंगे। तो अपर लिम्ब को आप ध्यान से देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं। तो क्या हम अपर लिम्ब में हम शोल्डर जॉइंट्स पर हम मूवमेंट करते कि नहीं, अगर कोई चीज़ को हम करते जहाँ पर शोल्डर जॉइंट्स प्रभावित हो तो वही जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये कर रहा है, इस शोल्डर जॉइंट्स यहाँ पर होते हैं तो मूवमेंट करते तो यही, तो शोल्डर जॉइंट्स ये कहलाता है। तो शोल्डर जॉइंट्स में देख सकते हैं कि ऐसा कैसा मूवमेंट करते हैं। उसी तरीक़ा से पैर में भी जो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि जांघ देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर जांघ देखिए तो इसी जांघ पर इस तरीके से मूवमेंट करेंगे जैसा कि ये शोल्डर जॉइंट्स पर करते हैं, उसी तरीक़ा जांघ पर भी करेंगे। तो बस ये समझ जाएंगे तो आप ये लोअर लिम्ब का खुद समझ जाएंगे। तो एबडक्शन बताए हैं कि शोल्डर लिम्स क्या होता है। एबडक्शन यानी कि दूर जा रहा है, एडक्शन मतलब जुड़ रहा है। तो मीडियल प्लेन से अगर पास में आएगा तो ये टर्म हम पहले ही बता चुके, देख सकते इधर आता है तो एडक्शन, ये एबडक्शन। तो इस तरीक़ा से पैर में भी होता है तो पैर वाला बताएंगे। फिर ये दो टर्म समझ गए, एबडक्शन ऑफ शोल्डर टर्म क्या होता है और एडक्शन ऑफ शोल्डर टर्म क्या होता है। फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर क्या होता है, अगर हम जिस तरीके से जो हाथ है, हाथ को अगर फ्लेक्शन का मतलब होता है कि सामने की तरफ आना, यानी कि नॉर्मली देखेंगे हम ये पेन को उठाए और कहेगा जैसे कि इस तरीके से खाना खाएंगे तो हाथ को हम किस तरीके से लाते हैं, ऐसे उल्टा नहीं ना लाते, हम ऐसे लाते हैं ना। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होता है शोल्डर की तरफ मूवमेंट, तो ये सामने की तरफ मूवमेंट करता है तो वही कहलाता है मतलब फ्लेक्शन कहलाता है। जैसा कि ये देख सकते हैं सामने की तरफ ये कर रहे हैं मूवमेंट तो ये फ्लेक्शन कहलाता है। और वही पीछे की तरफ ये मूवमेंट होगा हाथ का, हम पीछे की तरफ करते हैं कोई चीज़ के लिए तो ये एक्सटेंशन कहलाता है। तो फ्लेक्शन का टर्म समझ गया, एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर समझ गया। सरकमडक्शन क्या होता है, सरकमडक्शन का मतलब होता है कि आप इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। सरकमडक्शन का मतलब ये बल्लेबाज यानी कि जो बॉलर होते हैं उनको गेंद फेंकते हुए आपने ज़रूर देखे होंगे तो ये मूवमेंट किस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से मूवमेंट करते सरकमडक्शन मूवमेंट वो कहलाता है। तो सरकमडक्शन का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये सब शामिल होते सरकमडक्शन टाइप के मूवमेंट में, जैसा कि यहाँ पर हम दिखा देते सरकमडक्शन का मतलब। तो जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं तो सरकमडक्शन में एक तरीके से डिस्टल एंड ऑफ अ पार्ट होता है कोई भी बॉडी का, जैसे सर्कल में मूवमेंट करता बॉलर जो होते बॉल फेंकते हैं तो यह कॉम्बिनेशन कौन कौन चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सटेंशन होता है कि नहीं, क्या हाथ को हम दूर ले जाते हैं कि नहीं, और क्या एबडक्शन होता है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर ये एडक्शन यहाँ पर होता है, एडक्शन होता है हम हाथ के पास में भी लाते हैं, फ्लेक्शन भी करते, फ्लेक्शन मतलब इस तरीके से भी हम हाथ को लाते हैं। और उसके बाद दो एडक्शन और एबडक्शन दोनों प्रोसेस होता है, यहाँ पर एबडक्शन था यहाँ पर एडक्शन है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन फिर एबडक्शन और एडक्शन ये चारों तरीके के सीक्वेंस होते हैं, यानी कि सबसे पहले एक्सटेंशन होते हैं यानी कि हम हाथ को पीछे की तरफ करते हैं, पीछे की तरफ लाने के बाद हम ये एक्सटेंशन करते, फिर एडक्शन करते यानी कि हाथ को इस तरीके से हम करते हैं और इस तरीके से करने के बाद हम फ्लेक्शन करते हैं आगे की तरफ लाते हैं, तब उसके बाद हम इस तरीके से एडक्शन यानी कि बॉल को फेंकते हैं तो हमारे पास में आता है। तो सरकमडक्शन मूवमेंट वही होता है। तो आप खुद से कर लीजिए, चारों प्रोसेस को करिए, एक बार गेंद फेंक कर देखिए, उसमें मूवमेंट को आप गौर कीजिए तो आपको सरकमडक्शन समझ में आ गया। तो सरकमडक्शन वही है। तो यही बताया कि लोअर लिम्ब में ये सब टर्म समझ में आना चाहिए। सरकमडक्शन जान गए। मेडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर यानी कि हम जब रोटेट करते हैं तो वो रोटेट अगर हमारे शोल्डर की तरफ अगर रोटेशन करते हुए जो शोल्डर की तरफ आता है हमारा ये वाला यानी कि जो मेडियल लाइन की तरफ आता है
शोल्डर का जो हैंड होता है तो वो मेडियल रोटेशन कहलाता है। लैटरल रोटेशन हो गया, हम हैंड को इधर की तरफ ले जाते हैं तो वो लैटरल रोटेशन कहलाता है। तो इसी तरीक़े से सेम पैर में भी होता है। तो ये सब टर्म समझ में आ गया तो खुद से समझ जाएंगे, तो इसको आसानी से भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने नोट्स किया हुआ है। तो यही सब तो बात जाने हैं। उसके बाद एल्बो जॉइंट्स, हमारे केहूनी जानते होंगे। केहूनी पर यानी कि हम अपना कंधा तक जॉइंट, जो हमारा इस तरीके से जो हैंड होता है इस तरीके से, तो हम यहाँ पर तो कंधा पर जॉइंट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जॉइंट होते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे मूवमेंट करते हैं। फिर हमारे कलाई पर भी जॉइंट्स होते हैं, वहाँ से भी मूवमेंट करते हैं। फिर हमारा उंगली भी मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले ये शोल्डर जॉइंट देख लिया, अब ये वाला जॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो एल्बो जॉइंट्स में क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर यही सब टर्म के बारे में देखेंगे। अब एल्बो जॉइंट्स होते हैं, अब उस जगह पर हम आते हैं। तो एल्बो जॉइंट्स में जैसा कि बहुत सारे करते हैं, जैसे ये कर रहा है, ये एल्बो जॉइंट्स है। तो इसी एल्बो जॉइंट्स में फ्लेक्शन होता है। जैसे हम हैंड को इस तरीके से करते आगे की तरफ लाते तो वो फ्लेक्शन कहलाता है। और पीछे की तरफ अगर ये जाएगा हैंड, यानी कि आगे की तरफ ये फ्लेक्शन, पीछे की तरफ ये एल्बो जॉइंट्स पर होनी चाहिए। तो वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन समझ में आ ही गया। अब हम फोर आर्म की तरफ आते हैं। फोर आर्म यानी कि जो हमारा ये वाला आगे की तरफ ये वाला बात करते हैं। तो अब फोर आर्म इस तरीके से फोर आर्म कहते हैं। तो सुपाइनेशन प्रोसेस क्या कहलाता है, यानी कि हम कोई चीज़ को फेसिंग फॉरवर्ड और अपवर्ड, अगर हम भोजन को उठाएं और इस तरीके से जो खा रहे हैं उस प्रोसेस को हम सुपाइनेशन कहेंगे। और हम भोजन लेने के लिए जिस तरीके से हैंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो प्रोनेशन कहलाता है। तो फोर आर्म में क्या जो होते हैं वो समझ गए। अब रिस्ट में भी जान लेते हैं, ये भी बहुत आसान टर्म है। जो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट होते हैं, यानी कि फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट का मतलब है, देख सकते हैं रिस्ट के हम रिस्ट के आधार पर करें तो इस तरीके से हाथ के फ्लेक्शन और पीछे की तरफ ले जाते वो कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट। एडक्शन तो समझ में आ ही गया। एडक्शन होता है यानी कि हम इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से जो मूवमेंट किए हमारा मेडियल लाइन की तरफ आया तो ये कहलाया एडक्शन, और हम इसको इधर किए तो एबडक्शन। तो बहुत आसान टर्म सब है। अब थंब पर भी बहुत सारे होते हैं मूवमेंट, थंब से रिलेटेड मूवमेंट। तो थंब से क्या क्या जैसे मूवमेंट होते हैं वो, तो अपोजिशन ऑफ थंब, यानी कि वेन टिप ऑफ जो थंब होता है ये उंगली को टच करता है, ये देख सकते हैं इस तरीके से जो मूवमेंट कर रहे हैं ये ओपोजिशन ऑफ थंब कहलाता है। ओपोजिशन, ये थंब का मूवमेंट ओपोजिशन कहलाता है। और सरकमडक्शन ऑफ थंब, यानी कि इसको इस तरीके से हम चारों तरफ मूवमेंट करते हैं तो यही सरकमडक्शन ऑफ थंब कहलाता है। तो ये भी समझ गया टर्म। उसके बाद है फ्लेक्शन ऑफ थंब। फ्लेक्शन ऑफ थंब यानी कि इस तरीके से किए तो ये फ्लेक्शन कहलाया, और इधर मूवमेंट हुआ ये कहलाया एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ऑफ थंब, फ्लेक्शन ऑफ थंब, थंब समझ गए। उसके बाद अबडक्शन, यानी कि इस तरीके से जो दूर भागता है, ये ऐसे ऐसे तो हो गया, एक ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे तरीक़े से मूवमेंट होता है थंब का। तो ये तो थंब इन क्लोज कांटेक्ट विद लैटरल साइड, जो इंडेक्स फिंगर की तरफ आए तो इस तरीके से देख सकते हैं ये लैटरल साइड आए तो यह एडक्शन जुड़ रहा है, और यही दूर भागता है तो ये एबडक्शन कहलाता। तो आसानी से टर्म हम समझ गए। अब मूवमेंट्स ऑफ फिंगर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फिंगर में जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एडक्शन ऑफ फिंगर में क्या होते, तो एडक्शन ऑफ फिंगर में ये टर्म शामिल है। जैसा कि ये देख रहे हैं एडक्शन ऑफ फिंगर में, तो फिंगर की तरफ जो होते हैं, तो यहाँ पर अपना बीच वाला उंगली को आधार बनाकर मूवमेंट को देखिए। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं एडक्शन ऑफ डिजिट्स, यानी कि इस तरीके से उंगली है और ये आपस में देख सकते हैं सब मिडिल फिंगर की तरफ ये आ रहा है, तो यही एडक्शन ऑफ फिंगर हो गया। एबडक्शन होता है जब ये दूर जाता है, देख सकते हैं अलग अलग किए तो इस तरीके से मूवमेंट किए तो ये कहलाता है एबडक्शन, और साथ में जोड़ते तो यह एडक्शन कहलाता है। उसके बाद फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्प, मतलब मेटाकार्पो फैलेंजर, जिसको इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स कहते हैं। फ्लेक्शन मतलब होता है कि एक मतलब पास आना, टू मेक फिस्ट, यानी कि ये सब है देख सकते हैं, और ये सब को ज्वाइन करके मुट्ठी बना है। तो ये मुट्ठी बनाने में जो जो प्रोसेस होता है ये फ्लेक्शन कहलाता है। फ्लेक्शन में क्या होता है, मेटाकार्पेल होता है और फ्लेंजेज आता है। तो मेटाकार्पेल ये वाला बोन देख रहे हैं, इस साइड जो बोन होता है हमारा ये मेटाकार्पल कहलाता है। तो यहाँ पर जो बोन देख रहे हैं मेटाकार्पो फैलेंजर बोन मुट्ठी बनता है, और इस तरीके से जो खोलते थे उसी को हम यहाँ पर एक्सटेंसर कहते हैं।
लोअर लिम्ब में वही बात है, लोअर लिम्ब वाला तो जान ही चुके हैं हम लोग को। लोअर लिम्ब में क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ थाई, यानी कि थाई को फ्लेक्शन करते हैं, यानी कि थाई हम तो यहीं पर टर्म समझ सकते हैं। फ्लेक्शन कहलाता है, देख सकते हैं अगर हम पैर की बट्टक की ओर ले जाते हैं तो फ्लेक्शन कहलाता है, और यहीं इसको हम इधर लाएंगे तो यह एक्सटेंशन कहलाता है। तो ये टर्म आप ध्यान रखेंगे। सरकमडक्शन, अगर पैर को हम गोल गोलाई नचाएंगे, जैसे हम अपना हड्डी बजाने के लिए गोल गोलाई नचाते हैं, तो यही सरकमडक्शन कहलाता है ऑफ लोअर लिम्ब। फिर उसके बाद हम पैर की अगर हम यहाँ पर ऊपर की ओर करते हैं, यानी कि ये हमारा पैर मतलब पैर है, इसको हम ऊपर की तरफ बजाएंगे तो वह डॉर्सी फ्लेक्शन कहलाता है। डॉर्सी फ्लेक्शन टर्म याद रखना। और वहीं पर हम प्लानेट मतलब प्लांटर पोजीशन फ्लेक्शन कहते हैं, जब इस पीछे की तरफ हम बजाते हैं हड्डी को। और यहाँ पर इस तरीके हम पैर को साइड वाइज भी करते हैं। तो साइड वाइज जैसा कि देख रहे हैं हम इस साइड अपना करेंगे, इन्वर्जन होता है, यानी कि अपना मेडियल प्लेन है उस तरह के और लाना जो अपना। तो ये सब आप कीजिए तो मज़ा आ जाएगा करने में। इन्वर्जन कहलाता है पैर की इस साइड, यानी कि मेडियल प्लेन से दूर वाला जाता है। तो ये हमारा सपोज कर लेते, ये हमारा देख सकते हैं पैर ही मानिए, तो हम इसको इस तरीके से मेडियल प्लेन की ओर लाए तो ये कहलाता है इन्वर्जन, और इसको दूर कर दिए तो यह इन्वर्जन कहलाता है। तो यही सब टर्म यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। एडक्शन एबडक्शन समझ आ गया, मेडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, सरकमडक्शन। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं फ्लेक्शन ऑफ नी। तो नी ज्वाइंट पर क्या फ्लेक्शन होता है तो वो देख ही लिए। फ्लेक्शन मतलब यहाँ पर ये तरीके से देख सकते हैं कि बैक ऑफ थाई जो होते हैं, बैक ऑफ लेग्स, क्लोज ऑफ पोजीशन, एक्सटेंशन होता है, डॉर्सिफिकेशन ऑफ फुट, प्लानेटर, ये सब मूवमेंट अलग अलग तरीके के तो देख चुके हैं। अब बहुत सारे जैसा कि इन्वर्जन ऑफ फुट देख लिए, इवर्जन ऑफ फुट देख लिए। अब इन द नेक रीजन में देखते हैं कि नेक रीजन में किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो फ्लेक्शन कहलाता है जब हम अपने चेस्ट की ओर माउथ करते हैं तो ये कहला कि अपना फ्लेक्शन, और अपना ऊपर माउथ सीधा करने की कोशिश कर तो एक्सटेंशन कहलाता है। लैटरल फ्लेक्शन होता है कि ईयर इज ब्राउड क्लोज टू शोल्डर, हमारा जो कान है वह शोल्डर की तरफ लाइए तो वो कहलाता है लैटरल फ्लेक्शन। और रोटेशन होता है अपना गर्दन को घुमाइए तो चीन गोज टू अपोजिट साइड, तो वो रोटेशन कहलाता है। ओपनिंग द माउथ, माउथ को ओपन करना ही कहलाता है ओपन द माउथ। क्लोजर ऑफ द माउथ, लोअर जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि लोअर जो एक दूसरे की और मतलब अपोजिट हो जाता है। और प्रोट्रैक्शन कहलाता है ये प्रोसेस, जैसा कि प्रोट्रैक्शन में देख सकते हैं कि व्हेन लोअर जो स्लाइड्स फॉरवर्ड इन इट्स सॉकेट द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल, तो वही प्रोट्रैक्शन। और यानी कि जो लोअर जॉ यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड्स फॉरवर्ड होते आगे की तरफ होते हैं लोअर जॉ, और सॉकेट में टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल में भी इस तरीके से हम देखते हैं तो प्रोट्रैक्शन वो कहलाता है। रिट्रैक्शन कहलाता है जैसा कि यहाँ पर व्हेन लोअर जॉ स्लाइड्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ होते हैं तो वो जैसा कि यहाँ पर देख भी सकते प्रोट्रैक्शन। ये जैसा कि यहाँ देख रहे हैं मैंडिबुलर रिट्रैक्शन कहलाता है, देख सकते हैं ये। और यहाँ पर देख रहे हैं ये बंद किया हुआ है, और यहाँ पर ये तो दोनों को देख सकते हैं। ये मैंडिबुलर रिट्रैक्शन में क्या होता है, रिट्रैक्शन ऑफ लोअर जॉ देख रहे हैं। तो यही सब को ध्यान से देखेंगे तो इजली समझ में आ जाएगा। रिट्रैक्शन कहलाता है लोअर जो स्लाइड्स होते हैं बैकवर्ड पीछे की तरफ यह आता है, आ इस तरीके से करते हैं तो वह पीछे की तरफ आता है तो वही रिट्रैक्शन कहलाता है। अब द लोअर ट्रंक मतलब इन द ट्रंक में देखते हैं तो एक्सटेंशन, ट्रंक वाला भाग यानी कि हम आगे की तरफ मतलब दोनों कमर पर हाथ रख के आगे की तरफ झुकिए तो इसको एक आगे की तरफ झुकते तो वह कहलाता है ये फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ आप झुकिए तो वह कहलाता है एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन। लैटरल फ्लेक्शन यानी कि हम इस साइड करते हैं तो लैटरल, और लैटरल रोटेशन होता है आप पूरा गोल गोलाई मतलब आप हड्डी को नचाइए। तो बहुत आसान है, ट्रंक रीजन में ये सब करते हैं। अब मसल्स को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं टर्म, तो वो भी ध्यान रख लीजिए। जैसा कि ओरिजिन होता है जैसा कि मसल्स नॉर्मली इस तरीके के मसल्स देखे होंगे, जैसे हम खोजने की कोशिश करते हैं तो मान लेते हैं इस तरीके के कोई मसल्स है इस तरीके से, तो ये मसल्स फाइबर के से मिलकर बना होता है। तो एंड ऑफ मसल्स, इस तरीके के एंड ऑफ मसल्स को हम कहते हैं ओरिजिन। जहाँ पर ओरिजिन हुआ इंजर्शन कहलाता है, इधर वाला पॉइंट को जो किसी और में इसको बढ़ना है तो ये इंजर्शन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर है बेली, इसके एकदम आगे वाला सामने वाला फेस, जैसे ये वाला जो देख रहे हैं ये बेली कहलाता है मसल्स का भाग।
और उसके बाद टेंडन कहलाता है, जो कि समझ ही गए कि टेंडन किस तरीके नॉन कॉन्ट्रैक्ट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मसल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये नॉन इलास्टिक होते हैं। एपोन्यूरोसिस होता है यानी कि फ्लैटेंड टेंडन, यानी कि कोई कोई टेंडन इस तरीके से होते हैं, तो ये नॉर्मल टेंडन हो गया। कोई टेंडन इस तरीके से होता है, फ्लैट की तरह होता है, तो यही कहलाता है। तो एपोन्यूरोसिस को हम फ्लैटेड टेंडन कहते हैं। रैफे होता है कि अब फाइब्रस बैंड इस तरीके से एक फाइब्रस बैंड है मेड अप ऑफ इंटरडिजिटिंग फाइबर्स ऑफ द टेंडन और एपोन्यूरोसिस, और ए लिगामेंट जो होते हैं वह स्ट्रेचेबल होते हैं रैफे। तो ये भी फाइब्रस बैंड ही होता है, लेकिन जो कि इंटरडिजिटेटिंग फाइबर से मिलकर बना होता है। तो टेंडन